नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। अक्सर हमने ये देखा है कि जो कश्मीर घाटी के नेता हैं, जब वो कश्मीर में होते हैं तो वो तालिबान और पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जम्मू में आते हैं या दिल्ली में जाते हैं तो वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ कश्मीर घाटी के भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो एक राष्ट्रवाद नेता हैं और हिंदुस्तान उनके रोम रोम में बसता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद कुरैशी जी की, जो कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जावेद जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो कश्मीर प्रॉब्लम शुरू हुई थी, इसके पीछे क्या कारण था? देखो, ये तो उस टाइम पे कुछ लीडरों ने एक वो ड्रामा रचा था, क्योंकि इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे। सईद अली शाह गिलानी ने भी हिस्सा लिया था और मेरे ख्याल में बहुत सारे लीडरों ने उसमें हिस्सा ले लिया था। बहुत वो एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जिसको सईद सलाहुद्दीन कहते हैं, उसने भी इलेक्शन में उस टाइम पे हिस्सा लिया था। मगर कुछ गड़बड़ी हुई हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने फिर अलग रास्ता चुन लिया। तो अलगाववाद, दहशतगर्दी वहीं से, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कुछ ना कुछ छोटा सा मुद्दा, कश्मीर के लिए उसको छोटा सा मुद्दा चाहिए, तो उसमें वो जमात इस्लामिया बिल्कुल कामयाब रही। अगर आपने देखा होगा, जमात इस्लामिया की बुनियाद पाकिस्तान में पड़ी थी जब पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान में फिर जब जैसे ही हुकूमत बनी तो उन्होंने वहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट किया कि अब यहाँ पे एक निज़ाम मुस्तफ़ा का हुकूमत होगी, शरीयत लागू होगी, मगर वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद ही फिर दोबारा इलेक्शन हुआ और जमात इस्लामिया ने भी पाकिस्तान में उस इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर इनको पाकिस्तान की अवाम ने नकार दिया, उनकी हुकूमत वहाँ पे नहीं बनी। तो फिर ये कश्मीर में कुछ पैदे थे तो जिन्होंने इसको हवा दे दी और पूरे जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके रखा, लाखों नौजवानों को मरगुजारों तक पहुंचाया, एक दहशतगर्दी क्रिएट की वहाँ पे। मैं समझता हूँ जब 91 की बात हम करें तो वो भी चले गए जिसको कोई मजहब का पता ही नहीं है, जो बगीचों में घास काट रहे थे वो भी पाकिस्तान चला गया, वहां से गन लाया और यहाँ पे दहशतगर्दी की। और दूसरा ये मामला कि यहाँ की हुकूमतों ने हकीकत में इनकी लगाम कभी कसी नहीं, क्योंकि ये इनके संग संग चलते थे। जब भी वोट का मामला होता तो हुर्रियत कहते थे ये ठीक है, हुर्रियत वाले ठीक बोलते थे, क्योंकि हुर्रियत इनको सपोर्ट करती थी वोट बटोरने में। तो ये जैसे इख्तिदार बन जाता था फिर वैसे ही हालात 6 मंथ कश्मीर में खराब रहते थे, पथराव रहता था, स्कूलों को जलाया जाता था, पुलों को जलाया जाता था। मगर इन सियासी लीडरों को इसमें जाती मुफाद था, ये हकीकत है, इनको जाती मुफाद था। क्योंकि अगर ये नौजवानों के चाहते वहां, हकीकत में आज वो दौर हमें नहीं देखना पड़ता। मैं इसमें बड़ा वो हमारे पंडित भाइयों को वहां से निकाला गया, एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया गया, वो बेचारे फिर कश्मीर को छोड़ के अपना पूरा ज़मीन जायदाद करोड़ों की प्रॉपर्टी वो छोड़ के आ गए, क्योंकि जान है तो जहां है। तो उसके बाद ये चलता रहा। मगर आज मैं समझता हूं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली और खासकर हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 2019 में एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया, इसमें दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी, इसने अलगावादियों की कमर तोड़ दी, इसने खानदानी राज का कमर तोड़ दिया। अगर आपने कहीं भी देखा होगा, जैसे हमारे सियासतदान हैं कश्मीर के, सियासतदान जैसे कश्मीर में करेंगे तो वो एक बात करेंगे, पाकिस्तान की बात तो वो जरूरी ही करेंगे। जब जम्मू में आ जाएंगे तो बोलेंगे हिंदुस्तान अच्छा है, हर मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा पाठ भी करेंगे। और जब दिल्ली जाएंगे वहां बोलेंगे हमें कुर्सी चाहिए, आप देखो हालात कैसे हम ठीक करते हैं। ये इन 50 सालों में हमने देखा है। मगर अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है जो इन्होंने हमें 40 सालों से बेवकूफ़ बनाया था। अब जम्मू कश्मीर की आवाम जाग चुकी है और हकीकत में उस टाइम पे इतना माहौल भी नहीं था और मेरे ख्याल में सब
लोग समझते थे ठीक है भाई हालात खराब है, रात के वक्त कोई आ जाएगा तो मार देगा। मेरे ख्याल में आज जो हालात चल रहे हैं जम्मू कश्मीर, हकीकतन में जब महाराजा हरी सिंह की यहाँ पे हुकूमत थी वही दौर आज बेहतरीन आ रहा है। जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता था वही जन्नत बेनज़ीर मुझे नजर आ रहा, और इस 15 अगस्त को ज्यादा नजर आया। हर जगह हर नुक्कड़ में आपने देखा होगा, हर स्कूल में तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। जावेद जी, जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी वहां पे शहीद हुए हैं, तो आपको भी वहां से काफी थ्रेट्स आई होंगी, तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखो थ्रेट्स तो आती रहती है। मैं ये कहता हूं कि 30 सालों से हमने गन ग्रेनेड ब्लास्टों में जिंदगी गुजारी है, बहुत कुछ खोया भी है, मगर अब हम खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमने जो जिंदगी गुजारी है, हमारे आने वाले बच्चे जो हो इनको जेल का रास्ता हम नहीं दिखाना चाहते हैं, इनको हम गलत फहमी में रखना नहीं चाहते हैं, इनको हम पाकिस्तान का रास्ता नहीं दिखाना चाहते हैं, इनको हम मरगुजारों का रास्ता नहीं दिखाना चाहते। इनको हम ये समझाते हैं अपने बच्चों को जो आने वाला कल हमारा है, जो हमारा नाम रोशन करेंगे, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं इनसे यही कहता हूं कि आप पढ़ो भाई और हिंदुस्तान में घूमो, हर कंट्री में घूमो, आप नाम रोशन करो हिंदुस्तान का, माँ बाप का नाम रोशन करो, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करो। जब आप कोई आईपीएस अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और कौम की खिदमत भी होगी। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, हम इनको अपने दुकान चमकाने हैं। हम इन फिरके परस्तों को बहकावे में न आए, क्योंकि हमने 30 सालों से बहुत कुछ खोया है। जावेद जी, एक आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आपने कपड़े फाड़े थे अपने और बोला था कि मतलब जो हिंदुस्तान है वो मेरे सीने में है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आपको अपने कपड़े फाड़ने पड़े? देखो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि इक़्तिदार में रह के उस तिरंगे को सलूट करने वाले वही बताएं कि हम तिरंगे को नहीं उठाएं। उनको उसकी अहमियत ज़रूर बतानी है कि इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपने जानें कुर्बान की है। जहां आप ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये हम तब गुजारते हैं जब हमारी सेना बॉर्डरों पे है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो हम इसी तिरंगे को नकारेंगे तो फिर पाकिस्तान का झंडा थोड़ी उठाएंगे। वो ज़रूरी था, फिरके परस्तों को एक जवाब देना था, वो मैंने कपड़े फाड़े थे। जावेद जी, अभी महबूबा मुफ्ती जी का एक बयान आया था तालिबान और कश्मीर को लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ये तो पहले से ही इनको इक़्तिदार की हवस है, न कभी ये हिंदुस्तान को चाहते हैं, न इनको हिंदुस्तान से कोई रिश्ता है। मेरे ख्याल में इनको इक़्तिदार चाहिए। आप कल ऐलान कीजिए, इसको होम मिनिस्ट्री में दे देंगे, ये कल बयान ही चेंज करेगी, क्योंकि इनका मौक़िफ़ रहा है बयान बदलने का। और ये पाकिस्तान को इसलिए कहते हैं कि इनके साथ, मेरे ख्याल में हमारा कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ कभी बात हो तो वो गिलगित और बलोचिस्तान पे बात हो, क्योंकि हमारा हक है उन पे और वो हमारा हिस्सा है। और जो कल तालिबान की बात उसने की, मैं समझता हूं अभी तो दिमागी तवाज़ुन ही चला गया है, क्योंकि कुछ एमएलएज बचे थे इनके पास, उन्होंने दूसरी पार्टियों में ज्वाइन किया है। अब ये वही राग जो 30 सालों से हालात खराब करना चाहती है, मगर ऐसा नहीं है। अब वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, वो जानते हैं हमें किस तरीके से जवाब देना है। जावेद जी, आप नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं तो आप किन इश्यूज पे उनसे बात करेंगे? सबसे बड़ा इशू देखो, अगर देश को बचाना है, पहले फिरके परस्तों को हटाना है, ये एक मेरा मुद्दा रहेगा। दूसरा, जो हमारे नौजवान है, जो हिंदुस्तान को चाहने वाले हैं, इनको बावकार इज्जत भी मिले और इस देश में उन फिरके परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जो लोग हैं और जो हमारे युवा है, मेरे ख्याल में जो हमने 30-40 सालों से खोया है, कि इनको हकीकतन में रोजगार मिल जाए। और जम्मू कश्मीर वैसी वो जगह है जहां नेचुरल ब्यूटी है और एक अमन का माहौल कायम हो, उस तरीके के उससे बातें होंगी। अच्छा, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी एक दिन के लिए सीएम बना दें जम्मू कश्मीर का, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप करना चाहेंगे? देखो ये तो वो बातें हैं, चलो आपने सवाल किया,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں بھارت کو آگے بڑھانا ہے، جیسے جس طریقے کا ماحول بنا ہے، اور جو ہمارے بے روزگار یوا ہے یا باقی جو معاملات ہیں ہمارے، جو یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے نوکری کی ہے، سیلری کبھی بیچاروں کو نہیں ملی ہے، یا جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو آج تک چور دروازے سے کوئی فائدہ نہیں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لیے سب سے مہتوپورن فیصلے ہوں گے۔ جاوید جی، اگر آنے والے سمے میں بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن لڑتی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر گھاٹی سے کتنی سیٹس لے گی؟ اور اگر بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں اپنی سرکار بناتی ہے تو آنے والا سمے جموں کشمیر کے لیے کیسا ہوگا؟ دیکھو، اگر تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بنے گی، وزیر اعلیٰ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر بھارتیہ جنتا پارٹی جس طریقے سے کام کر رہی ہے یا جس طریقے سے ملک میں انہوں نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایسا ایشو ہوگا کہ جموں کشمیر میں 70 سالوں کے بعد ایسی حکومت ہوگی، اور سوئٹزرلینڈ سے بھی بڑھ کر جموں کشمیر کی یوٹی ہوگی، یہ میں سمجھتا ہوں، اور ہر ایک بچے کو روزگار ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو آج تک 70 سالوں میں دیکھنے کو ہمیں جموں کشمیر میں نہیں ملا ہے، وہ واجپا سرکار کرے گی۔ جاوید جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹی تو ابھی تو سب کی ڈیمانڈ ہے، وہ تو سب کی ڈیمانڈ ہے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹیٹ بننی چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، وہ آلریڈی مرکزی سرکار نے کہا ہے، اور اس جگہ سے کہا ہے جہاں سے ہر ایک فیصلے نکلتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس پہ وہ ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی مرکز کو لگے گا جموں کشمیر میں ضرورت ہے، وہ ودن 9 سیکنڈ اعلان ہوگا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ ہو جائے گا۔ جاوید جی، آپ ہمارے چینل کے مادھیم سے ہندوستان کے لوگوں، جموں کے لوگوں اور کشمیر کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں خاص کر بھارت کے لوگوں کو، خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ پوری سیاست کو چھوڑ کے کون کس پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اپنے دیش کو آگے بڑھائیں، اپنے دیش کا نام روشن کریں۔ دوسرا، جو فرقہ پرست لوگ جو توڑنا چاہتے ہیں دیش کو، ہر وقت ہر دشا میں، یا ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں، ایک جٹ ہو کر ان کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور ان کو منہ توڑ جواب دیں، کیونکہ ہر ایک مذہب سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی دیش کی ہر طرح سے عزت بھی کرنی ہے اور اس کا مان بھی بڑھانا ہے، تب ہم حقیقتاً میں اس مذہب کو بھی صحیح سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ تھے کشمیر گھاٹی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا جاوید قریشی جی۔ دیش اور دنیا کی نیوز اپڈیٹس کے لیے یوں ہی بنے رہیں فائنینشیل ایکسپلورر نیوز کے ساتھ۔ نمسکار۔